देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। क्या आप जानते हैं कि आईएमएफ की रिपोर्ट जब आई थी तो उसने ये बताया था कि भारत पर कितना कर्जा है। देश जब से आजाद हुआ और 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था टोटल। इसको 1.5 लाख करोड़ 1,55,000 करोड़ रुपया अलग, फिर 2 लाख करोड़ रुपया अलग, 2,05,000 करोड़ रुपया अलग। ऐसे आंकड़े आते हैं कि इतना कर्जा हो चुका है इन 10 सालों में। आम आदमी की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का पिछले दिनों चुनाव था तो वहाँ पर हर आदमी पर इतना कर्जा हो चुका था, गालिबन 5,000 या 7,000 हर एक मध्य प्रदेश का वासी का जो है कर्जदार था। अब ये आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई थी इसमें हर एक भारतवासी पर ये बताया गया कि 1,38,000 140 करोड़ लोग हैं ना देश में, तो 1,38,000 रुपया का कर्जा हर एक भारतीय पर है। और आपने ये भी देखा होगा कि 5वीं अर्थव्यवस्था की जब बात होती है, तीसरी अर्थव्यवस्था की बात जब करते हैं मोदी जी, तो उसमें आपको ये नहीं बताया जाता कि पर कैपिटा इनकम क्या है। मतलब हर एक व्यक्ति को पर कैपिटल इनकम उसकी कितनी है सालाना, ये नहीं बताया जाता। वो बांग्लादेश से भी पिछड़ जाते हैं बाज़ मरतबा। लेकिन चलिए, अब एक खबर आई है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा चंदा मिला। एडीआर की रिपोर्ट है। चुनावी चंदा हासिल करने में बीजेपी अव्वल, 2022-23 में मिले 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा। दूसरे नंबर पर भी बीआरएस तेलंगाना वाले। कांग्रेस तीसरे नंबर पर। अब आप देखें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए सभी पार्टियों को चंदे की ज़रूरत होती है। बीजेपी या कांग्रेस या फिर कोई क्षेत्रीय दल सभी लोगों से मिलने वाले चंदे के जरिए पार्टी को चलाते हैं। 2022-23 के मिले चंदे को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया कि बीजेपी को इस दौरान 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चंदा मिला है। इस रिपोर्ट को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने जारी किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया कि 2022-23 में सभी राजनीतिक दलों को चुनावी ट्रस्ट के जरिए मिलने वाले चंदे का 70% अकेले बीजेपी को मिला है। चुनाव सुधार के लिए काम करने वाले एनजीओ एडीआर ने बताया कि भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस को करीब 25%। और हैरान करने वाली बात यह है कि 2022-23 में बीजेपी के बाद चंदा हासिल करने में कांग्रेस के बजाय एक क्षेत्रीय दल दूसरे नंबर पर आ गया, जिसको जितना फायदा होता है। इसमें बताया गया कि 39 कारपोरेट और व्यवसायिक घराने ऐसे हैं जिन्होंने चुनावी ट्रस्टों को 363 करोड़ रुपए का ज्यादा योगदान किया। रिपोर्ट ने बताया कि 34 कारपोरेट और व्यवसायिक घरानों ने प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट को 360 करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान दिया। चलिए, ये मैं आपको एक ऐसी खबर सुना रहा हूं कि जैसे समुद्र का जिक्र है और मैं आपको सिर्फ एक घूंट, एक लोटे पानी की बात कर रहा हूं। ये तो वो बात है जो बिल्कुल घोषित है। इसके अलावा अंडर द टेबल जो पैसों का लेन देन है ना, अंदाजे के मुताबिक लोगों के आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। आप अंदाजा ही नहीं करते कि हजारों लाखों करोड़ रुपए का खेल होता है। 2016 में जो अमेरिका में जो हुए चुनाव, उसके बाद 2019 में हुए हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ लगभग 50 से 60 हजार करोड़ रुपया ऑन द पेपर खर्च हुआ। 60,000 करोड़ रुपया चुनाव में खर्च हुआ। एक वोटर पे बताया जाता है 700 रुपये का खर्च आया। ये तो आपको सिर्फ वो बात बता रहा हूँ मैं कि जो कि आपको दिखाने के लिए होते हैं, वरना कुछ बात कहानी तो कुछ और है। एक जगह मैंने देखा कि 2017 में पीएम मोदी ने चंदा लेने के नगद प्रारूप को खत्म करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी की शुरुआत की। कितनी अच्छी बात है ये कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड आप लेंगे, 2000 नगद का मसला नहीं है। इसमें ऐसा लगता है कि पारदर्शिता आ जाएगी, इसमें जो है लोग गलत पैसा, काला पैसा नहीं देंगे। लेकिन यानी वर्तमान में चुनाव से फंड जुटाने के लिए किसी भी पार्टी के पास 2 विकल्प हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत हुई तब से सत्ताधारी को अन्य पार्टी के मुकाबले ज्यादा फंडिंग मिल रही है। हम तो सोच ही रहे थे कि नगद का मसला खत्म हो जाएगा, मोदी जी आए हैं, पारदर्शिता लाए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर पता चले, लेकिन उसके ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलने लगा है। इसका एक कारण यह भी माना जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का एक स्कीम है जिसमें सिर्फ सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ही जान सकती है कि इसके जरिए किस पार्टी को चुनावी फंड दिया जा रहा है। इस नियम के कारण दूसरे दलों को चंदा देने वाली कंपनी या व्यक्ति मुश्किल में पड़ जाता है। देखिए, यह है बात। क्या क्या खेल हो रहे हैं देश में, आपको मैं कैसे बताऊं जनाबे मन। चलिए
ये खबर देखिए, 2021-22 में राजनीतिक दलों की संपत्ति बीजेपी 6067 करोड़ रुपया, ये थोड़े दिनों पहले 600-800 करोड़ थी, 8 गुना बढ़ गई। कांग्रेस को 806, बीएसपी को 690, तृणमूल कांग्रेस को 458 और माकपा को 735 एबीपी ने छापा था। आप सोचेंगे कौन से पैसे की बात कर रहा हूं, वाकई ये ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। एक नेता के पास हजारों करोड़ रुपया है, यहां तो 6000 करोड़ की बात कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे मालदार कही जाने वाली पार्टी इतनी तेजी से बढ़ी। 2014 से पहले हालात कुछ और थे, आज कुछ और हैं। सारे उद्योगपति हाथ में हैं या उद्योगपति के हाथ में सरकार है। और ये तो मैंने आपको इस तरह से बताया ना कि जैसे खाने के दस्तरखान पे खाली एक लुकमा, बाकी रेस्ट ऑफ खाना तो बचा हुआ है ना। ये तो वो है जो हाथी के दांत दिखाने का, खाने के कुछ और। ये वो वाला पैसा बता रहे हैं अखबार आज, जो आपको नॉर्मली पता चल सकता है, बहुत छोटा सा। इस पैसे की तो कोई परवाह भी नहीं है। परवाह तो दरअसल इस बात की होनी चाहिए कि लाखों करोड़ों रुपए का गेम है जनाब मन। किसका पैसा है वो? इन नेताओं के पुरखों की जायदाद का पैसा है। मैंने देखा मायावती का भाई मुलायम सिंह ने नोएडा प्राधिकरण में नौकरी लगवाई, माली की। ये विकास प्राधिकरण जो होते हैं इसमें बाग वगैरह भी होते हैं, वहाँ माली की नौकरी लगी। कितनी होगी माली की नौकरी? 94-92 की बात होगी, मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं पता। 3000 रुपये, 5000 रुपये, हजारों करोड़ का आदमी है वो, जानते हो, मायावती का भाई। और उसी के डर की वजह से बताया जाता कि मायावती को कभी चाबी लगा के बोलने को कह दिया जाता है, कभी चाबी बंद करके चुप रहने को लिख कह दिया जाता। मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्षी नेता कह रहे हैं। अब आ जाइए जनाब मन सत्ता दल पर। आप क्या समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो ये उद्योगपति दोस्त हैं, उनमें और आप में फ़र्क क्या? उनमें और आप में फ़र्क ये है, मुझ में भी, कि वो देश की तमाम संपत्ति 1% लोगों के हाथ में 60% है, 50% है। 10% जो है संपत्ति टोटल वर्थ, वो कुछ पर 10-15% लोगों के हाथ में है। बाकी जो 80-85% लोग आप जैसे मुझ जैसे हैं, वो तो 1,38,000 करोड़ रुपए, 1,38,000 रुपए के कर्जदार हैं। 2,000 रुपये भाई किसानों को डाल दो साल में 3 दफा, 6,000 रुपये सालाना। कुछ 5 किलो आटा दे दो, अरे बड़े धन्य, बड़े खुश हो गए। 53,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ 2022 से पहले राशन के लिए फ्री में, इलेक्शन पे लड़ गया। चूंकि अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें, भूखे को क्या चाहिए? 2 रोटी। 5 किलो चावल आपकी और मेरी औकात थी जनाब मन, मिल गए। अब आप क्या सोच रहे हैं? अडानी के बराबर जाएंगे? अडानी का जिक्र सुन लो, 2014 में 60,000 करोड़ रुपए का आदमी था, 2022-23 में दुनिया में दूसरे-तीसरे नंबर पर आ गया। दुनिया में, भारत में नहीं। कोरोना में जब सबकी दुकानें बंद थीं, फैक्ट्रियां बंद थीं, इसकी जो आमदनी थी वो हज़ारों गुना के हिसाब से बढ़ रही थी। और देखने की बात यह है कि राहुल गांधी ने जब इस पर आवाज़ उठाई, निलंबित तक कर दिया गया साहब। इस वजह से नहीं, सर्कमस्टेंसेस दूसरे थे, लेकिन माना यही जाता है। तो अडानी इतना सुप्रीम पावर बन गया कि दुनिया का दूसरे-तीसरे नंबर पे पहुंच गया। फिर वहाँ उसके घोटाले की पोल खोली है हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मैंने कल आपको बताया है, कि सेबी सक्षम है, कर लेगी, कोई ज़्यादा बाहर की कंपनियों पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए खैर, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।